गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो मिल्की वे हॉडे लीडर था वो ऑलरेडी सेक्टर 20 बड़ी को मार चुका था। और सेक्टर 20 बड़ी को मारने के बाद जो लू फैंग होता है वो 2000 से भी ज़्यादा सेक्टर 20 को मार देता है अपने वन थॉट ऑफ मिनिएचर यूनिवर्स की पावर से। और जैसी ये न्यूज़ जो होती है बाकी के सेक्टर 20 को पता चलती है तो वो एकदम से बौखला से गए थे। ये सब लोग काफ़ी डरे हुए से थे। अब ये लू फैंग को पहले से ज़्यादा मरा हुआ चाहते थे क्योंकि अभी इन लोगों को पता चल गया था एक तो सेक्टर 20 जिंदा रहेंगे या फिर मिल्की वे हॉडे लीडर। वही जो वक्त होता है वो इसी तरीके से बीतता रहता है और फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुछ इसी तरीके से बाकी के सेक्टर 20 को अट्रैक्ट करते करते जो लू फैंग होता है वो लगभग 18,000 सेक्टर 20 को अपने करीब अट्रैक्ट कर लेता है। और क्योंकि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी पहले 10,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 के अटैक्स को झेल चुका था अपने स्टार टावर के थ्रू, तो इस बार उसको लगता है कि वो इस बार भी इन 18,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 के अटैक्स को झेल लेगा। लेकिन इस बार जो लू फैंग होता है वो इन लोगों को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर देता है, जिसके कारण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे ये जो 18,000 सेक्टर 20 होता है ये लू फैंग के ऊपर एकजुट होकर वो अटैक करते हैं। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उनका जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जैसे लू फैंग के स्टार टावर से टकराता है लू फैंग का जो स्टार टावर होता है वो बर्स्ट आउट होते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर जाते हुए उड़ते हुए जाता है। और जैसे तैसे करके लू फैंग अपने स्टार टावर को कंट्रोल करता है। लू फैंग ने ऑलरेडी मिनिएचर यूनिवर्स और एंडलेस गोल्डी ओशन को एक्टिवेट करके रखा था, जिसके कारण लू फैंग को एक एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा था। और इन सारी चीज़ों की वजह से लू फैंग अपने स्टार टावर को भी रेजिस्ट कर पाया था और दूर उड़ने से। जो लू फैंग था वो अभी सोच रहा था अगर वो अपनी गोल्डी पावर ओशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि लगभग 1 स्क्वायर लाइट ईयर के आसपास है, वो इन सारे 18,000 सेक्टर 20 को अपने अंदर कवर कर पाएगी। और जिसके बाद लू फैंग इन सारे सेक्टर 20 को अपनी विल पावर शॉक के कारण मार सकता है। लेकिन अगर लू फैंग का जो विल पावर होता है वो इन 18,000 सेक्टर 20 से कमज़ोर निकला, तो अगर ये जो 18,000 सेक्टर 20 है ये एक साथ लू फैंग के ऊपर विल पावर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली लू फैंग की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो लू फैंग ऐसा कोई मेथड यूज़ नहीं करना चाहता था। और वैसे भी ये जो सेक्टर 20 होता है ये पैदाइशी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ होता है। लू फैंग मन ही मन सोचता है कि इस वक्त उसका कोई भी वैल्यूएबल या फिर उसकी कोई भी टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करने वाली। इस वक्त उसकी गोल्डी पावर ओशन भी उसकी मदद नहीं कर सकती। इस वक्त लू फैंग के पास बस एक ही तरीका था कि एक तो उसको अपनी जो और ज़्यादा पावरफुल ब्लेड टेक्निक को क्रिएट करना पड़ेगा या फिर उसको वो के गॉड के थर्ड आई ग्रेविंग्स को ट्रिगर करना पड़ेगा या फिर उसके थर्ड आई लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही जो लू फैंग था वो अपने आप को एक सहमति दिला सकता था कि वो लगभग इन 18,000 सेक्टर 20 के साथ पंगा ले सकता है। फैंग था वो इधर से उधर उड़ रहा था और जो लू फैंग था वो कोशिश कर रहा था ताकि वो एक नई टेक्निक को क्रिएट कर सके, एक नई ब्लेड टेक्निक या फिर वो थर्ड लेवल के एंग्रेविंग्स को ट्रिगर कर पाए वो की गॉड के। लू फैंग ये सारी चीज़ें करने में या फिर क्रिएट करने में इसलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन अटैक को 2 बार विटनेस कर चुका था सेक्टर 20 बड़ी के थ्रू, जिसके कारण लू फैंग को अपनी शिव विंग्स और साथ ही साथ वुकी गॉड को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी और उनकी एंगर विंग्स को भी स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी। जो लू फैंग था वो पहले ही लेवल 11 तक की टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता था और जब उसने बड़ी बड़ी के साथ फाइट की उन सब के बाद ऑलरेडी वो लेवल 12 के ऊपर पहुंच चुका था। और इस वक्त जो लू फैंग था अगर वो थोड़ी बहुत मेहनत करता तो मे भी हो सकता था कि वो 13 लेवल तक पहुंच पाए। वैसे तो एट द एंड लू फैंग का प्लान यही था कि उसको ओरिजिन टेक्निक को डिस्प्ले करना है, लेकिन ओरिजिन टेक्निक को डिस्प्ले करने के लिए उसे और ज़्यादा सेक्टर 20 की ज़रूरत है। और जब तक वो इन सेक्टर 20 को नहीं मार देता बाकी के जो सेक्टर 20 है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से लू फैंग की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं आएंगे। वही दूसरी तरफ हम लोगों को लू फैंग का एक अवतार देखने के लिए मिलता है जो कि ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर के अंदर था, जो कि डिस्टिंक्ट यूनिवर्स बोर्ड के अंदर था। और इस वक्त वो लगभग 10,000 टाइम इफेक्ट के अंदर वो वुकी गॉड को स्टडी कर रहा था, जहाँ पे टाइम जो है वो ऑलरेडी 10 मिलियन टाइम फास्ट दौड़ता है। लू फैंग था वो अपने आप से कहता है कि तुम कर सकते हो, तुम लेवल 13 की टेक्निक को क्रिएट कर सकते हो। और वैसे भी लू फैंग ऑलरेडी लेवल 12 तक तो रीच कर ही चुका है और सेक्टर 20 वेक्टर 20 से फाइट करने के बाद अगर वो कोई नॉर्मल ट्रू गॉड होता, मतलब अभी ये सारे सर्कमस्टेंसेस नहीं चल रहे होते, तो वो ऑलरेडी ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस बन चुका होता। लेकिन इस वक्त वो नहीं बना तो वो कम से कम लेवल 13 की टेक्निक को तो क्रिएट कर ही सकता है, इसलिए वो वुकी गॉड के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करते हुए बैठा था। फाइनली काफ़ी ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर देने के बाद और काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद लू फैंग अपनी एक ब्लेड टेक्निक क्रिएट कर ही लेता है और इस ब्लेड टेक्निक का नाम वो साइमितार देता है। इसका नाम इसने साइमितार इसलिए दिया था क्योंकि इस टेक्निक को क्रिएट करने के लिए उसने डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि सेक्टर 20 बड़ी की थी और ये जो ब्लेड आर्क था ये लेवल 13 की टेक्निक थी।
अल्टॉट लू फेंग को इस टेक्निक को क्रिएट करने के लिए लगभग 3 सालों का टाइम लगता है, लेकिन जिस वक्त लू फेंग इस टेक्निक को क्रिएट कर रहा था, जिस जगह पे वो इस टेक्निक को क्रिएट कर रहा था, वहाँ का जो टाइम है वो ऑलरेडी 10 मिलियन टाइम फास्ट ट्रैवल कर रहा था। तो जहाँ पे अभी लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी थी, उस टाइम के हिसाब से लू फेंग को बस 3 सेकंड हुए थे। वही दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर बीस्ट होता है वो अपने 10,000 मेंबर्स की टीम बना रहे होते हैं। 10,000 करके ये अपनी बड़ी बड़ी टीम्स को सेपरेट करते जा रहे थे। वही वो जो सेक्टर 20 थे वो इस वक्त लू फेंग को चिढ़ा रहे थे। वो लू फेंग को स्टार टावर के बाहर लाना चाहते थे, इसलिए वो लू फेंग से कहता है कि तुम इस वक्त स्टार टावर के अंदर क्यों छुपे हुए हो, मिल्की वे हॉडी लीडर, क्या तुम ही हो पूरे यूनिवर्स के नंबर 1 लीडर, उसके बाद भी तुम अपने स्टार टावर के अंदर छुपते हो। मैंने तो सुना था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुमने बड़ी को भी मारा है, तो तुम अभी बाहर निकलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे। वही इस वक्त जितने भी सेक्टर 20 थे वो सारे के सारे लू फेंग का मजाक ही उड़ाए जा रहे थे। वो कुछ भी करके लू फेंग को बाहर निकालना चाहते थे। जो लू फेंग इस वक्त स्टार टावर के अंदर था, वो लू फेंग को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे, और ना ही वो ये देख सकते थे कि लू फेंग इस वक्त क्या कर रहा है। पर चाहे कुछ भी हो, वो लू फेंग को जस्ट बाहर निकालना चाहते थे। एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 10 सेकंड इसी तरीके से बीत जाते हैं, और जो लू फेंग होती है उसकी आंखों के अंदर एक अलग सी चमक देखने के लिए मिलती है। 10 सेकंड के बाद जब लू फेंग ने अपनी बेस्ट ब्लेड टेक्निक क्रिएट कर ली थी, इसी बाद लू फेंग फाइनली बाहर आता है। वैसे तो लू फेंग बाहर आने से पहले अपने वुकी गॉड के 3rd लेवल को भी अटेन करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसको अपने वुकी गॉड के 3rd लेवल को अटेन करने के लिए लगभग 100 गुना टाइम और ज़्यादा लगने वाला है, जितना टाइम उसको इस टेक्निक को क्रिएट करने के लिए लगा। और इतने टाइम में शायद से जो बाकी के 10,000 टीम्स है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, और लू फेंग और सारी टीम्स को यहाँ पे बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैसे तो लू फेंग को 8 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर 20 को यहाँ पे बुलाना था, लेकिन ये जो टीम्स है ये अलग अलग होकर अगर लू फेंग के ऊपर अटैक करेगी तो डेफिनेटली लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए लू फेंग सारी टीम्स को इकट्ठा करते हुए अपने आप के ऊपर उन सब लोगों को एक साथ वनिश करना चाहता था। वही वो जो 18,000 सेक्टर 20 थे उन्होंने स्टार टावर को चारों तरफ से पूरी तरीके से घेर लिया था। तभी सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक सिल्वर आर्मर विंग उस स्टार टावर के बाहर निकलता है, और उसकी जो विंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे थे। सेक्टर 20 सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि मिल्की वे हॉडी लीडर ये फाइनली बाहर आ गया, सब लोग अटैक करो। सारे के सारे सेक्टर 20 अपने एक्शन पोजीशन के ऊपर आ चुके थे, और वो अपना 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि लू फेंग के साइड में ही स्टार टावर था और उन लोगों को डर था कि लू फेंग वापस से अपने स्टार टावर के अंदर छुप सकता है। एकदम से हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो स्टार टावर होता है वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है, और जो लू फेंग होता है वो एकदम से एक गोल्डी पावर ओशन के रूप के अंदर आ जाता है, जो कि लगभग 10 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, जो कि लगभग 300 से ज़्यादा सेक्टर 20 को अपने अंदर कवर कर चुकी थी। वो जो सेक्टर 20 थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं लू फेंग के गोल्डी पावर ओशन देख के, और इसी के साथ वो सब के सब लू फेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जस्ट वो अटैक करने वाले होते तभी वो जो गोल्डी पावर ओशन होती है वो एकदम से डिसअपियर होती है, और जो लू फेंग होता है वो वापस से पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है। जैसे लू फेंग वापस से फॉर्म होता है उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक गोस्ट ब्लेड देखने के लिए मिल सकता था, और इस वक्त लू फेंग एक सेक्टर 20 के ग्रुप के सामने खड़ा था। इसी के बाद लू फेंग अपनी गोल्डी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये जो डिवाइन आई टेक्निक थी इसकी मदद से लू फेंग ने एक काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग विल्ड शॉक इन सेक्टर 20 को दे दिया था। सभी को वो नहीं दिया था, लेकिन लगभग लोग 900 से ज़्यादा सेक्टर 20 इस चीज़ के कारण इफेक्ट हुए थे। और आप लोगों को एक और चीज़ याद होगी कि जो लू फेंग का जीन लेवल है वो ऑलरेडी 1 लाख टाइम्स पहुंच चुका है। जब लू फेंग ट्रू गॉड बना था तो उस टाइम उसकी जो विल पावर थी वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और उसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी इटरनल ट्रू गॉड लेवल के पैनिकल स्टेज तक पहुँच चुकी थी। जब लू फेंग जस्ट एक यूनिवर्स मास्टर था और जब उसने सेक्टर 20 मोरूशा के साथ फाइट की थी तो उसने लास्ट में सेक्टर 20 मोरूशा को एक बार गोल्डन आई टेक्निक के थ्रू एक विल पावर शॉक दिया था जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी जो मोरूशा था उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ा था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। लू फेंग का जो विल पावर शॉक है वो पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और जैसे ही जो लू फेंग होता है वो देखता है कि उसने अपनी गोल्डी आई टेक्निक पूरी तरीके से सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है, और इस वक्त जितने भी सेक्टर 20 है वो एक शॉक के अंदर जा चुके हैं। उसी मोमेंट के ऊपर लू फेंग अपने ब्लड गोस्ट ब्लेड को बाहर निकालता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। ये लू फेंग का अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक था, जो कि लेवल 13 का था, और इस अटैक को लू फेंग ने जस्ट कुछ टाइम पहले ही क्रिएट किया था। और जो अटैक था ये बेसिकली बेसिक लॉस के थ्रू बना था, जैसे कि गोल्ड, लाइट, स्पेस एंड वाटर, और साथ ही साथ इस अटैक के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट डिस्ट्रक्शन ओरिजिन का भी था, जो कि लू फेंग ने सेक्टर 20 बड़ी के अटैक से सीखा था।
हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्क देखने के लिए मिलता है। और जो ब्लेड लाइट थी ये लगभग कुछ ही सेकंड्स के अंदर 1 मिलियन टाइम फास्ट स्पीड पकड़ लेती है, लाइट से भी ज़्यादा। बेसिकली ये जो लाइट थी ये प्लेटिनम गोल्ड कलर के अंदर फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन ये जो लाइट थी ये पूरी तरीके से एक स्टार शेप के अंदर थी। ऐसा लग रहा था बिलियंस ऑफ स्टार एक साथ बर्न कर रहे हो। ये उससे भी ज़्यादा ब्राइटर थी और इंडीड इसके अंदर एक एलिमेंट डिस्ट्रक्शन का भी था। सो इसलिए ये जितनी भी मिस्ट्रीज़ कैरी कर रही थी ये मिस्ट्रीज़ ऑफ गोल्ड और इरोडिंग मिस्ट्रीज़ कैरी कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और इसी के साथ एक ग्लीमिंग ब्लेड लाइट जो होती है वो लगभग 900 से ज़्यादा सेक्टर 20 को चीर देती है। और जो सेक्टर 20 थी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ये लगभग सेक्टर 20 बड़ी के डिस्ट्रक्शन अटैक को राइवल कर सकती थी, मतलब रजिस्ट कर सकती थी। तुरंत हम लोगों को कुछ ही सेकंड्स के अंदर देखने के लिए मिलता है वो जो 900 से ज़्यादा सेक्टर 20 थे वो एकदम से शॉक होता है, उनकी बॉडी क्रैबल करती है और उनके बॉडी के अंदर का जो सेक्टर होता है वो पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारे के सारे जो सेक्टर 20 होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। इसके साथ जितने भी बाकी के सेक्टर 20 होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि वो सब लोग इस वक्त सब साथ में थे। इसलिए ये सारे जो सेक्टर 20 होता है वो एक साथ लू फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर 20 होते हैं लगभग सब जब एक साथ अटैक करते हैं तो 6000 से भी ज़्यादा लाइट पिलर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि लू फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लू फेंग वापस से अपनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लू फेंग की जो टेक्निक होती है ये उन लाइट पिलर से जाके टकराने लग जाती है। और उन सारे लाइट पिलर्स को ख़त्म करने के बाद वो लगभग 300 और सेक्टर 20 को इनहेलिटेट कर देती है। इस वक्त जो सेक्टर 20 थे ये पूरी तरीके से शॉक हो गए थे कि इस वक्त इन लोगों ने जो अटैक किया वो लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उसके बाद भी लू फेंग ने ना कि सिर्फ उस अटैक को रजिस्ट किया, बल्कि जो लू फेंग की ये जो नई टेक्निक है इसने लगभग 300 और सेक्टर 20 को अपने चपेटे में ले लिया। एक चीज़ तो ये सारे सेक्टर 20 बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि जो लू फेंग है वो वक्त जैसे जैसे बीतते जा रहा है वो उसी के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। और इस वक्त इन सारे सेक्टर 20 के कंबाइन अटैक के बाद भी वो लू फेंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे। और अकेले अकेले आएंगे तो फिर लू फेंग तो अपनी छोटी वाली उंगली से नाक खुजाते खुजाते मार देगा। एंड इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो वापस से अपनी गोल्डन आई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू वो उन लोगों को विल पावर शॉक देता है और दोबारा से अपनी ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू वो इसी तरीके से इन सेक्टर 20 को मारते रहता है। वो इन सब लोगों को भागने पे मजबूर कर देता है। एट द एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुछ ही टाइम के अंदर जो मिल्की वे हॉडे लीडर होता है वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी 18,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 थे, अभी वहाँ पे लू फेंग ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 को मार चुका था। और बाकी के जो सेक्टर 20 थे वो इधर से उधर भाग रहे थे। एंड 12,000 सेक्टर 20 को मारने के बाद जो बाकी के सेक्टर 20 भाग रहे थे उनके अंदर से भी लू फेंग ने लगभग 1,000 सेक्टर 20 को और मार दिया। एंड इसी तरीके से एट द एंड जितने भी सेक्टर 20 थे 18,000 वो सारे के सारे मारे जाते हैं। बस उनमें से कुछ 1,000 सेक्टर 20 होते हैं जो कि इधर से इधर उधर बिखरते हुए अपनी जान बचा पाते हैं। लेकिन इसी के साथ जितने भी सेक्टर 20 थे वो और ज़्यादा तेज़ी से बाकी के सेक्टर 20 को न्यूज़ फैलाना स्टार्ट कर देते हैं कि बीतते टाइम के साथ ही जो मिल्की वे हॉडे लीडर है ये और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। इसकी जो ब्लेड टेक्निक्स है वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होते हुए जा रही है। और इसीलिए जितने भी सेक्टर 20 थे वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हिंटरलैंड रीजन की तरफ आगे बढ़ने लग गए थे। अभी उन लोगों के लिए उनका जो सबसे बड़ा मिशन था वो बस मिल्की वे हॉडे लीडर को इनहेलिटेट करना था। वही इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग को एनसर्कल करने के लिए जो सेक्टर 20 है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। तभी मोरूशा लू फेंग को बताता है। इस वक्त जो मोरूशा था वो भी डर के मारे काँप रहा था। वो लू फेंग को कहता है कि मास्टर इस वक्त लगभग 7.9 मिलियन सेक्टर 20 है जो कि आपको घेर रहा है। जब लू फेंग इस चीज़ को सुनता है तो कहता है इंडीड मेरा ये जो वे था इन सेक्टर 20 को और ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करने का ये काम कर गया। जितने ज़्यादा सेक्टर 20 उतना ज़्यादा मज़ा। वही जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो लू फेंग की थोड़ी बहुत तारीफ़ करता है। वो कहता है कि मास्टर इवन आपके अगेंस्ट 18,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 थे, लेकिन आपने उन सभी लोगों को डिफीट कर दिया, उन सब लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। एट द एंड वो इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे कि सारे के सारे मारे गए। बस कुछ 1,500 के करीब सेक्टर 20 थे जो कि वहाँ से बच के जा पाए। मोरूशा हंसते हुए कहता है कि मास्टर मैंने जितना सोचा था आप उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो। आप सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। रही बात उन सेक्टर 20 की तो वो अपने उनके गुर्दे फेफड़े मुंह में आ चुके होंगे डर के मारे और वो इस वक्त आपसे पूरी दिल से डर रहे होंगे। बट एट द एंड जो सेक्टर 20 है इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इन्हें आपको मारने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो ये लोग पीछे नहीं हटने वाले।
एंड आप में से कुछ होशियार लोगों के दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि ये जो सेक्टर बीस्ट है ये इस वक्त लू फेंग से क्यों लड़ रहा है। कुछ 1-8 लाख सेक्टर बीस्ट अगर बाहर ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाए और वो लू फेंग के जो मिनीचर यूनिवर्स है उसको ख़त्म कर दे तो लू फेंग को डेफिनेटली इफेक्ट होगा। लेकिन गाइस सच्ची बोलो तो इससे ज़्यादा कुछ घंटा फ़र्क नहीं होगा। बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो लू फेंग है वो आगे जाके अपना ब्रेक थ्रू कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो लू फेंग है उसकी करंट बॉडी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लू फेंग मोरूशा से कहता है कि मोरूशा जितना ज़्यादा ध्यान से उके उतना ज़्यादा ध्यान से इन सारे सेक्टर 20 की लोकेशन मार्क करो और मुझे अभी बताओ कि मेरे से सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला जो सेक्टर 20 का ट्रुप है वो कहाँ पे है। तभी जो मोरूशा कहता है, मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर आपके नज़दीक जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो लगभग 12,000 सेक्टर 20 का है। वहीं दूसरी तरफ जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो ये भी लू फेंग को कहता है कि लगभग 10 से 20 हज़ार के करीब जो सेक्टर 20 है वो आपसे इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि अभी उनके अंदर हिम्मत नहीं बची आपसे लड़ने की, तो वो चारों तरफ बिखरते जा रहा है। लू फेंग कहता है अरे मैंने अभी कुछ 100 ही तो सेक्टर 20 को मारा है, कुछ 100 200 300 500 सेक्टर 20 को मारा होगा और अभी से इस तरीके से भाग रहे हैं, ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो वो चाहता था कि ये सारी जो सेक्टर 20 है लू फेंग के ऊपर ग्रुप बना के हमला करे। जितने ज़्यादा सेक्टर 20 होंगे उतना ये आसान होगा क्योंकि लू फेंग जल्दी जल्दी अपने मूव्स को यूज़ कर सकता है और अगर उसके सामने अगर ऐसे 2-2 4-4 5-5 सेक्टर 20 होंगे तो लू फेंग को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और लू फेंग लार्ज स्केल के अंदर जल्दी जल्दी इन सेक्टर 20 को नहीं मार पाएगा। जैसे कि आपको पता अभी चला कि लू फेंग ने अपनी एक ब्लेड लाइट के साथ लगभग 900 से ज़्यादा सेक्टर 20 को ख़त्म कर दिया था एक ही सेकंड के अंदर। मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर उन सब लोगों को पता चल गया है कि वो चाहे कितनी भी हज़ारों की संख्या के अंदर क्यों ना आ जाए लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए सारी जो सेक्टर 20 है ये एक दूसरी जगह के ऊपर गैदर हो रहा है। ये एक पेरिसफेरल रीजन है जहाँ पे लगभग जो सेक्टर 20 की संख्या है वो ऑलरेडी 1 लाख के करीब पहुँच चुकी है। जो मोरूशा था उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही थी क्योंकि जैसे जैसे वो देख रहा था कि वो सारे के सारे जो मैप के अंदर वो देख रहा था कि वो सारे रेड डॉट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको लू फेंग की थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी और कुछ ही टाइम के अंदर सेक्टर 20 मोरूशा कहता है कि जो नंबर ऑफ सेक्टर 20 है जो कि हार्ट की तरफ दौड़ रहे हैं मतलब आपके नज़दीक आ रहे हैं वो लगभग 8 मिलियन के आसपास हो चुके हैं। जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो इतना तो शॉक हो चुका था कि जब वो कह रहा था कि मास्टर आपके करीब 8 मिलियन सेक्टर 20 आ रहा है तो जो सेक्टर 20 की आंखें थी वो पूरी तरीके से बल्ब हो के बाहर आ गई थी। वो आंखें फाड़ फाड़ के बोल रहा था मास्टर 8 मिलियन सेक्टर 20 मास्टर आप कैसे करोगे। जो मोरूशा था उसे डेफिनेटली लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था लेकिन उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसके जो मास्टर है वो किस तरीके से इन सेक्टर 20 से डील करेंगे क्योंकि लगभग उसके मास्टर ने 1 अगेंस्ट 10,000 सेक्टर 20 के खिलाफ तो काफ़ी अच्छा खासा युद्ध लड़ लिया था और उनकी जो कॉम्बैक्ट पावर थी वो डेफिनेटली पैनिकल लेवल को अटेन कर चुकी है एक ट्रू गॉड के या फिर एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस के। लेकिन एट द एंड वो बस एक ट्रू गॉड है तो वो आखिर कैसे करेंगे, वो 8 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर 20 को कैसे हैंडल करेंगे। एंड इस वक्त जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो ये सोच रहा था कि लगभग अगर 1 लाख से भी ज़्यादा या फिर 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो सेक्टर 20 है वो अगर एक साथ एक कंबाइन अटैक करते तो जो उनका अटैक है वो ऑलरेडी एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा और लू फेंग चाहे कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले वो बस एक ट्रू गॉड है। और अगर लगभग 8 मिलियन सेक्टर 20 ने एक साथ अटैक किया लू फेंग के ऊपर तो वो डेफिनेटली एक टॉप टायर ग्रेड बीइंग का अटैक होगा जो कि शायद से इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर का अटैक हो। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जो लू फेंग की शिवो विंग्स है उसके अंदर का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन के अंदर जो पावर्स है वो एक इटर्नल ट्रू गॉड की है और जो शिवो विंग्स लू फेंग यूज़ करता है वो डेफिनेटली एक इटर्नल ट्रू गॉड यूज़ किया करता था और उसकी कम से कम पूरी ज़िंदगी की मेहनत थी कि उसने उस ओरिजिन के अंदर काफ़ी सारी पावर सप्लाई को स्टोर करके रखा था। कई जनरली ये सारे जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते थे वो इतनी सारी पावर सप्लाई इसलिए इस शिवो विंग के अंदर स्टोर करके रखते थे क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े या फिर जब लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ जाए तो डेफिनेटली ये जो पावर का आउटबर्स्ट है ये उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता था या फिर काफ़ी ज़्यादा काम आता था। और इसी तरीके से इस विंग को इसलिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल या फिर चॉर्टिक गोल्डन विंग्स भी कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर पार्ट ऑफ ओरिजिन होता था और अगर लू फेंग जानता था कि अगर वो इसकी ओरिजिन की पावर को रिलीज़ कर दे तो इसकी जो पावर होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी कॉम्पैक्ट पावर लगभग एक होली लेवल तक पहुँच जाएगी, मतलब इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के भी ऊपर।
बट इस चीज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इस चीज़ को वो बस एक बार यूज़ कर सकता था। भले ही लिऊ फेंग ने ऑलरेडी जो लिऊ फेंग के शिव विंग्स के अंदर ओरिजिन की पावर है उसको काफ़ी बार पहले यूज़ किया था, लेकिन वो बस थोड़ा मोड़ा यूज़ किया था तो वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन मेन बात तो लिऊ फेंग को पता चली थी जब लिऊ फेंग लास्ट टाइम वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर गया था, और उसको पता चली थी कि ये जो शिव विंग्स है उसकी वो एक इटर्नल ट्रू वर्ड यूज़ करता है, और इसके ओरिजिन के अंदर जो पावर सप्लाई जो स्टोर है वो पूरी तरीके से एक अलग ही लेवल के ऊपर है। लिऊ फेंग मन ही मन सोचता है कि लगभग 8 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस उसके करीब आ रहा है। वो सोचता है ये सच्ची में प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है इससे ज़्यादा सेक्टर बीस को अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन इससे लिऊ फेंग कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना कि मैं इससे ज़्यादा सेक्टर बीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूँ। वही रिगार्डलेस जितने भी ये जो सेक्टर बी से कितने ही ज़्यादा लिऊ फेंग से डरी क्यों ना हो, ये सारे के सारे अपनी पूरी जी और जान के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लिऊ फेंग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। और इसी तरीके से जो सेक्टर बीस लिऊ फेंग को घेर रहे थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। ये जो सारे के सारे सेक्टर बीस थे ये नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि इवन हम में से हज़ारों सेक्टर बीस को क्यों ना मरना पड़े, लेकिन एट द एंड हम लोगों की जो डेथ है वो भी वर्दी होगी। ये हमारा सेक्रीफाइस पूरी तरीके से वाया नहीं जाएगा या फिर वेस्ट नहीं जाएगा। फ्लो में मराठी बोल दी। वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते और कहता है कि कोई भी नहीं रोक सकता हम सेक्टर 20 को, कोई नहीं रोक सकता फाइनल किंग को बॉर्न होने से। आज तक जितने भी लोग हमारे रास्ते के अंदर आए वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आज तक कोई हमें नहीं रोक पाया है, ना कि आगे कोई रोक पाएगा। वही जब लिऊ फेंग इन सारे सेक्टर बीस की क्रूएलिटी को देखता है तो इवन एक टाइम में लिऊ फेंग की भी आत्मा कांप जाती है। वो मन ही मन कहता है ये किस तरीके से घिनौने प्राणी को यूनिवर्स ओशन ने पैदा कर दिया है। इसको पैदा करने से पहले प्रोटेक्शन यूज़ कर ली होती तो आज ये सब नहीं होता। इवन इनके ब्रीडिंग पीरियड के अंदर भी ये जो सेक्टर बीस है ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ये जो सेक्टर बीस है ना कि इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इनकी जो सोल है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। बस इसी चीज़ के बारे में सोच सोच के तो लिऊ फेंग का आधा दिमाग खाली हो चुका था। वो एक अलग ही टेंशन के अंदर था। वही दूसरी तरफ जो भी सेक्टर बीस लिऊ फेंग के करीब आ रहे थे उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। अभी लगभग 5 मिलियन सेक्टर बीस जो थे वो इकट्ठा हो चुके थे पूरी तरीके से, जो कि लिऊ फेंग के आसपास थे, और बाकी के 3 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। एंड ये जितने भी 5 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस थे ये अभी लिऊ फेंग को चारों तरफ से घेरते जा रहे थे और करीब करीब आते जा रहे थे। जो लिऊ फेंग का स्टार टावर था जिसने बहुत लंबा चौड़ा एरिया घेर के रखा था वो अभी धीरे धीरे करके छोटा छोटा होते जा रहा था, क्योंकि ये जो सेक्टर बीस है ये लिऊ फेंग को चारों तरफ से घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस वक्त जो लिऊ फेंग था उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में उसे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, इन सारी सेक्टर बीस को वो कहाँ से मारना शुरू करे। इस वक्त वो सोच रहा था कि उसे अपना ये जो मेन प्लान है ग्रेट एक्सटर्मिनेशन का, इसे किस तरीके से ये करना है, क्योंकि वो फाइनली काफ़ी ज़्यादा क्रूशल मोमेंट के ऊपर पहुंच चुका था। 5 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस ऑलरेडी उसको पूरी तरीके से कवर कर चुके थे और वो उसके और भी ज़्यादा नज़दीक पहुँचते जा रहे थे। लिऊ फेंग यहाँ से भाग नहीं सकता था और वो पहले जितने चुद्दू सेक्टर बीस को मार रहा था छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक एक ग्रुप के अंदर लगभग 20-25 हज़ार सेक्टर बीस थे, और इसी तरीके से 5 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस थे जो कि लिऊ फेंग को पूरी तरीके से कवर कर चुके थे। तो अगर लिऊ फेंग पहले वाली टेक्निक को यूज़ करता चुद्दू सेक्टर बीस को मारने के लिए तो डेफिनेटली इस बार लिऊ फेंग बहुत गंदा पेला जाता। इसलिए जो लिऊ फेंग है वो ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस इस वक्त ये सोच रहा था कि वो किस तरीके से इन सेक्टर बीस को ये करे। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा लिऊ फेंग के पास एक और पावर है जिसके थ्रू वो फॉर्मलेस और इनविजिबल हो सकता है। मतलब एक तरीके से सेक्टर बीस का अगर उसने शक्ल ले ली तो वो बिल्कुल उनके जैसा ऑरा इमिट करेगा, जिसके बाद वो सेक्टर बीस क्या उनका पप्पा भी लिऊ फेंग को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन लिऊ फेंग ये सारी चीज़ें फिलहाल तो नहीं करना चाहता था। एंड इसी के साथ वो सारे जो सेक्टर बीस है वो एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं और कहता है कि फाइनली अभी अटैक करने का वक्त आ चुका है। हम सब 5 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे अटैक की वजह से डेफिनेटली जो लिऊ फेंग है ये अपनी कब्र तो खोद ही लेगा या फिर ऊपर वाले को तो प्यारा हो ही जाएगा। इसके साथ वो जो 5 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस थे वो लिऊ फेंग के ऊपर एक कंबाइन अटैक कर देते हैं। और जैसे ही इनका जो कंबाइन अटैक होता है वो लिऊ फेंग की तरफ आगे बढ़ता है। पहले तो हमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बीम देखने के लिए मिलती है लाइट की, जो कि धीरे धीरे करके एक दूसरे से मर्ज होती जाती है और फाइनली एक बहुत मोटी बीम बनती है। और जो पावर थी इस बीम की ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो ऑलरेडी लाइट की स्पीड को क्रॉस कर चुके थे और लाइट की स्पीड से लगभग 10 लाख टाइम ज़्यादा फास्ट स्पीड से लिऊ फेंग की तरफ आगे बढ़ रही थी। जो लिऊ फेंग था वो इस लाइट की बीम की जो वाइब्रेशंस थी उसको इवन अपने स्टार टावर के अंदर से भी फील कर सकता था। लिऊ फेंग मन ही मन कहता है इंडीड ये जो सेक्टर बीस है ये एक नोवल लाइफ फॉर्म कहलाने के लायक है। और इसके अलावा इंडीड उसका ये जो ट्रेजर है स्टार टावर ये इंडीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये ट्रेजर गोल्डी किंग के द्वारा यूज़ किया जाता था, जो कि पूरे स्वॉलो स्टार की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रैंक है।
एंड जो लू फेंग था वो एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि ये 5 लाख सेक्टर बीस्ट हो या 8 लाख, चाहे कितने भी सेक्टर बीस्ट क्यों ना हो, इवन अगर 8 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस्ट होते और वो सारे के सारे एक साथ मिलके भी लू फेंग के ऊपर अटैक करते, तो एक टाइम में हो सकता था कि उसकी बोट ऑफ मिसिलियम होती तो वो शायद से टूट सकती थी या फिर डिस्ट्रॉय हो सकती थी इस अटैक से। लेकिन जो उसका स्टार टावर है वो टोटली पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये एक ऐसा स्टार टावर है जिसे गोल्ड किंग यूज़ किया करते थे। तो ये जो स्टार टावर है पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल है। इवन ये जो सेक्टर बीस्ट है इनका पूरा का पूरा खानदान और इनकी जितनी भी नंबर है उनको डबल भी कर दिया जाए, उसके बाद भी वो स्टार टावर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि गाइस एट द एंड अगर एक इटर्नल ट्रू गॉड या फिर एक होली लेवल का भी बंदा आ गया ना, वो आराम से इन सारे सेक्टर बीस को साफ कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि जो लू फेंग का ट्रेजर है वो एक गोल्डी किंग लेवल के वॉरियर के द्वारा यूज़ किया जाता था, जो कि होली और इटर्नल ट्रू गॉड के भी ज़्यादा ऊपर है। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब वो जो सेक्टर बीस्ट का अटैक था, जब वो लू फेंग के स्टार टावर को हिट करता है, तो डेफिनेटली लू फेंग भी अंदर से पूरी तरीके से हिल चुका था। लू फेंग का स्टार टावर कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना, वो भले ही फटे या ना फटे वो अलग बात है, लेकिन उसका जो शॉक इम्पैक्ट है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण इवन लू फेंग को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट सा फील हुआ था। उसके मुँह से हल्का फुल्का खून भी आ गया था। और इसी के साथ उसका जो स्टार टावर है वो दूर उड़ते हुए जाता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, लेकिन जैसे तैसे करके लू फेंग अपनी गोल्डी पावर्स और बाकी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टार टावर को स्टेबलाइज करता है। जिसके बाद वो देखता है कि जो सेक्टर बीस्ट है वो अभी अटैक करना रुक चुके हैं, लेकिन सडनली उनका जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती है। 5.3 मिलियन, 5.8 मिलियन, 6 मिलियन, और इसी तरीके से कुछ टाइम के अंदर ये जो सेक्टर बीस्ट की संख्या है वो 7.6 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी। और मोरोशा कहता है कि मास्टर इस वक्त 7.3 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर बीस ऑलरेडी आपको घेर चुके हैं, और पहले 8.3 मिलियन के करीब सेक्टर बीस आपके करीब आ रहे थे, तो कुछ सेकंड्स के अंदर बाकी के सेक्टर बीस भी इस जगह के ऊपर आ चुके होंगे। फेंग अपने स्टार टावर से जोर से हंसता है और वो कहता है 7.6 मिलियन ऑलरेडी आ चुके हैं, अरे वाह, फाइनली वक्त आ चुका है मेरा जाल फेंकने का, एक खूंखार जाल। वैसे भी इन नासमझ मनबुद्धि प्राणियों को क्या पता कि ये खुद अपनी मौत की तरफ आगे भागते हुए आ रहा है। इस वक्त लू फेंग भले ही काफ़ी ज़्यादा काम नज़र आ रहा था स्टार टावर के अंदर, लेकिन से लू फेंग को भी इस सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा टेंशन सा हो रहा था। क्योंकि जब वो अपने स्टार टावर के बाहर देखता था उसे एक एंडलेस सी देखने के लिए मिल सकती थी स्टार टावर की। उसका जो स्टार टावर था वो अभी 9 स्टोरी बिल्डिंग था, जो कि लगभग 1 लाइट ईयर के आसपास ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका था। टाइम के अंदर फाइनली जितने भी 8.2 मिलियन सेक्टर बीस थे वो सारे के सारे लू फेंग के करीब पहुँच चुके थे। और लू फेंग हंसता है और कहता है कि अभी ये सारी जो सेक्टर बीस्ट है ये सारे मिलके अपना एक कंबाइन अटैक करेंगे, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक मेरे ऊपर करने का प्लान कर रहे हैं। और जो लू फेंग था वो ये तो जानता था उसका स्टार टावर को घंटा भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लू फेंग को भी क्या ही हो जाएगा। तो जो लू फेंग था उसने सोच के रखा था जैसे ही ये लोग अपना अटैक लॉन्च कर लेंगे उसी के बाद लू फेंग अपना अटैक लॉन्च करेगा और अपने एक अटैक के साथ इन सारे सेक्टर बीस्ट को सुला देगा। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके वो हवा में उड़ने लग जाता है। लू फेंग कहता है कि मेरे इंसानों और मेरे अर्थवासियों, मेरे टीचर, जितनी भी चीज़ें ये सब मैं कर रहा हूँ ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इवन मैं अगर अपनी ज़िंदगी भी खो देता हूँ इन सब चीज़ों में तो मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, ये मेरी वन ऑफ द फाइनल फाइट होगी। और इसी के साथ लू फेंग की आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिलती है और फाइनली लू फेंग की जो शिव विंग्स होती है वो पूरी तरीके से खुल जाती है, जिसके बाद उसकी जो शिव विंग्स होती है उसके अंदर से हम लोगों को एक लाइट की बीम देखने के लिए मिलती है, जो कि फाइनली उसके ओरिजिन के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। लू फेंग अपने अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। वही इस वक्त हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था दोनों पार्टी की तरफ से दोनों के दोनों जो पार्टीज़ थी वो पूरी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार थी। वो 83 लाख सेक्टर बीस भी पूरी तरीके से तैयार थे और वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो भी पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन लू फेंग चाहता था कि पहले ये जो सेक्टर बीस है ये अपने अटैक को कर ले, जिसके बाद लू फेंग अभी तक के अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को परफॉर्म करेगा। एंड ये सारे जो सेक्टर बीस थे वो ऑलरेडी एक चीज़ जान चुके थे, जो लू फेंग का स्टार टावर है वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो अगर इनके इस फाइनल अटैक से भी लू फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता तो एट द एंड लू फेंग को उसी स्टार टावर के अंदर बंद करके उसके स्टार टावर को लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के किसी एबिसिस के अंदर फेंक देंगे, क्योंकि वही एट द एंड उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते को यूज़ करने से जो लू फेंग है उसकी थोड़ी बहुत जिंदा बचने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, इसलिए वो इस रास्ते को अपनाना नहीं चाहते थे। वो बस मन ही मन सोच रहे थे कि उनका जो फाइनल अटैक है ये काम कर जाए। एंड फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि 8.3 मिलियन सेक्टर बीस
लगभग लोग अपने आप को 20 टीम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं और एक साथ अपनी बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा सेक्टर 20 जो थे वो अपनी ब्लडी लाइट बर्निंग टेक्निक को ऑलरेडी परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके थे और उनके बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी जो काउंटलेस लाइट की पिलर थे वो शूट होना स्टार्ट हो चुके थे। ये लिटरली एक मिरेकल जैसा लग रहा था। और ये सारे जो लाइट के पिलर्स होता है ये एक दूसरे में मर्ज होने लग जाते हैं। 8.3 मिलियन सेक्टर 20 ने एक साथ अपने अटैक को परफॉर्म कर लिया था। ये सारे लाइट के पिलर एक दूसरे से कवर होते हुए एक काफ़ी ज़्यादा मोटी लाइट की बीम क्रिएट कर रहे थे। ये ब्लैक कलर की लाइट जो कि लू फैंग की तरफ आगे बढ़ रही थी ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और धीरे धीरे करके जितनी भी टीम्स थी वो सारी टीम्स के अटैक्स एक दूसरे के साथ मर्ज होते जा रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इन सेक्टर 20 ने 20 टीम्स फॉर्म कर ली थी। तो स्टार्टिंग में पहली टीम ने अटैक किया, फिर दूसरी टीम ने, फिर तीसरी टीम ने, और इसी तरीके से जितनी भी 20 टीम्स थी उन सारी टीम्स के भी अटैक इस फाइनल बीम के साथ मर्ज हो चुके थे। और ये जो बीम थी ये लू फैंग के स्टार टावर की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। इस वक्त ये जो अटैक था ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इवन इसने अपने आसपास के स्पेस को भी पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया था। इवन स्पेस के अंदर भी एक खड्डा हो चुका था। इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक था। उन सब लोगों को यही होप था कि मिल्की वे हॉर्डी लीडर फाइनली इस अटैक के द्वारा मारा जाए, नहीं तो एट द एंड लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस से उनकी एक आखिरी चाल बचेगी जिसके थ्रू लू फैंग को लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के किसी एबिसिस के अंदर फेंक सकते हैं धक्का देते हुए। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था वो स्टार टावर के अंदर अपनी सांसों को रोकते हुए बैठा हुआ था। लू फैंग जानता था कि अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होगा। वो एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी से जानता था कि इस अटैक से उसको घंटा कुछ नहीं होने वाला, उसके स्टार टावर को कुछ नहीं होने वाला, वो जिंदा तो बच ही जाएगा। जिसके बाद वो अभी तक का अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ग्रेटेस्ट प्लान एग्जीक्यूट करेगा जिसका नाम ग्रेट एक्सटेंशन है। सो बस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़े से सस्पिशियस मोड के अंदर रहो कि अगले एपिसोड में क्या होता है। भले ही काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्या होने वाला है, लेकिन स्टिल। सो कल के एपिसोड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो लू फैंग है उसे इन 80 लाख से ज़्यादा सेक्टर 20 के कंबाइन अटैक से कितना फ़र्क पड़ता है। और एट द एंड जब लू फैंग अपने अटैक को परफॉर्म करेगा जो कि वो अपने शिवो विंग्स के थ्रू करने वाला है, वो अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और क्या वो इन 8.3 मिलियन सेक्टर 20 को ख़त्म कर पाएगा, और क्या उस अटैक को परफॉर्म करने के बाद लू फैंग भी ज़िंदा बच पाएगा। डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोचने वाली है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। और आप सभी लोग कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, हमको 10K तक पहुंचना है। एंड वैसे तो 10K तक जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं जानता हूँ जब तक मैं स्नोबॉल को स्विच नहीं करता तब तक 10K तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम 8K तक तो आप पहुँचा ही सकते हो। तो फिर होप करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक देखते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर 8K सब्सक्राइबर हो गए तो लंबा वीडियो बना दूँगा थोड़ा सा। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।